afternoon, student. Today we are going to see the topic electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहले हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, फिर हम लोग ये पता करेंगे व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यानी अगर हम देखें तो एनसीईआरटी में दो टॉपिक हैं 12th के एनसीईआरटी में। एक पोर्शन में हम लोग को पढ़ना पड़ता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जिस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो सब भी हम लोग सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद सेकेंड में हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पे हम लोग पता करते हैं क्या प्रोडक्ट होगा, तो उसका दूसरा वीडियो बनाया जाएगा। अभी आज हम इस वीडियो में फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ से पहले से पढ़ने हम लोग थोड़ा सा देखें, पहले इलेक्ट्रोलिसिस होती थी क्या। अगर हम लोग यहाँ देखें तो छोटी क्लास में हम लोग देख चुके हैं। अगर हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, दिस वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये निगेटिव चार्ज, ये क्या है कैथोड, ये क्या है एनोड, सॉरी ये क्या है एनोड, ठीक। अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो इसको हम लोग देखते हैं इम्प्योर कॉपर से। अगर एग्जांपल ले लें इम्प्योर कॉपर, ये क्या ले लें प्योर कॉपर, जिसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद निगेटिव टर्मिनल, तो हम इसको क्या दिखा दिए, ये हमारा एनोड है। यहाँ पे एक हमने सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। इस सोल्यूशन में हमने क्या ले लिया, CuSO4, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन ले लिया। व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी, जब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑकर्स एट एनोड, यानी यहाँ से क्या निकल के आएगा, मीन्स रिएक्शन अगर देखें तो यहाँ पे इस पोर्शन पे क्या हो रहा है, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कॉपर गेट ऑक्सीडाइज, Cu से Cu2 प्लस लॉस ऑफ 2। जैसे ही यहाँ क्यूप्रिक आयन आ रहा, पहले से भी कॉपर सल्फेट है यहाँ पे, दिस कॉपर आयन स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द कैथोड, ये कैथोड के पास जाना शुरू हो जाता है। यानी अब हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो क्या होगा, दिस क्यूप्रिक आयन स्टार्ट माइग्रेटिंग, कॉपर के आयंस माइग्रेट करेंगे और क्या होंगे, एंड गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Cu सॉलिड और एंड गेट डिपोजिटेड, एंड गेट डिपोजिटेड, यहीं पे डिपोजिट होता है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग जानते हैं फैराडेज ने क्वांटिटेटिवली ये पता किया कि कितना अमाउंट कॉपर डिपॉजिट होगा, यानी क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाज गिवन बाय फैराडेज। एक फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पहले पढ़ेंगे। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे तो हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या डिफिनीशन इसका होगा, तो ध्यान से देखिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, मींस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current passing through the electrolytic solution या charge passing through the electrolytic solution, means this is the definition। W अगर डायरेक्टली पोर्शन टर्म हटाते हैं तो पोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा Z into Q, जबकि कहाँ यहाँ पे क्या है, वेयर एज W क्या है, वेट ऑफ सबस्टेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड, डिपोजिटेड। Q क्या है, चार्ज पासिंग इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यानी जेड क्या हो जाएगा, जेड तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट जेड।
और हम लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। करंट क्या होता है, करंट आई क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो चार्ज के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा, डब्लू जेड, क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी, यानी ये हमारा फार्मूला। क्लियर हो रहा, तो weight of substance deposited, it is, we can say, directly proportional to the current passing through it। यानी अब ये दो बात, weight of substance deposited, ये दो बातों पे डिपेंड करेगा, कितना करंट पास कर रहे हैं, कितनी देर तक हम पास कर रहे हैं, मीन्स टाइम से रिलेट करेंगे। यानी यहाँ आई क्या हो गया, करंट हो गया, करंट इन एम्पियर, ठीक। टाइम क्या हो गया, टाइम, टी क्या है, टाइम है, इन सेकेंड यूज करेंगे, ठीक है। अब हमारा ये फार्मूला, नेक्स्ट हमको ये बात आती है कि इस जेड को हम कैसे डिफाइन करें। इसी टॉपिक में हम लोग जेड को कैसे डिफाइन किया जाए, ये जेड को कितनी तरह से हम लोग डिफिनीशन इसका क्या बता सकते हैं, या डिफिनीशन कैसे लिख सकते हैं। तो ध्यान, जेड क्या है, तो जेड है केमिकल इक्विवेलेंस कांस्टेंट। जेड क्या है, केमिकल इक्विवेलेंस कांस्टेंट, इसी को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हेन Q इज इक्वल टू 1 कूलम, जब Q को 1 कूलम रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Z। यानी इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए डिफिनीशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड इज इक्वल टू केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू इट। जब 1 कूलम चार्ज पास किया जाए, ये इंपॉर्टेंट डिफिनीशन हो जाएगा, ये डिफिनीशन को याद रखें। अगर दूसरी तरह से इसी को किया जाए तो कैसे कर सकते हैं, क्या, व्हेन करंट इज 1 एम्पियर एंड टाइम इज, जो टाइम हमारा टी है वो कितना हो, टाइम कितना हो, 1 सेकेंड। तब ये क्या हो जाएगा, इस फार्मूले के अनुसार W क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जेड। तो हम तो भी डिफिनीशन हम दे पाएंगे, इसका दूसरा डिफिनीशन दे पाएंगे कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड इज इक्वल टू केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पासेस फॉर द 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा जेड, मीन्स केमिकल इक्विवेलेंस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात अगर हम करें, जेड की वैल्यू हमको इस फार्मूले के लिए, न्यूमेरिकल के लिए निकालने के लिए चाहिए कि कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है, तो जेड की वैल्यू भी हम लोग निकालेंगे। सपोज करो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो मेटल आयन है वो जो डिपॉजिट होने के लिए जा रहा है वो n प्लस है, ठीक है। वो क्या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन्स n इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम मेटल, अपने फॉर्म में जमा होने के। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मोल ऑफ, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ क्या है, 1 मोल ऑफ एटम डिपोजिट, 1 मोल ऑफ एटम या डिपोजिट है जो भी मेटल का है। यानी यहाँ हम कह सकते हैं ये किसके बराबर होगा, इसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। 1 मोल किसके बराबर है, जो एटम है उसके एटॉमिक मास के बराबर है, यहाँ हम लोग दिखा सकते हैं। और दूसरी बात, अब इससे हम जेड की वैल्यू एक निकालेंगे कि जेड को हम लोग क्या लिखा जाए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बात हम आपको बताना चाह रहे थे कि 1 फैराडे क्या होता है। 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को 1 फैराडे बोलते हैं। तो 1 मोल में 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम जानते हैं 6.022 × 10⁻23। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो 96,487 कूलम आता है, विच इज अप्रॉक्स अगर हम देखें तो 96,500 कूलम है। यानी कल को अगर कोई हमसे कहे 1 फैराडे को डिफाइन करिए, 1F को डिफाइन करिए, तो आप क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ से डिफाइन करेंगे। 1 फैराडे मीन्स इट इज टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टोटल चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड द 1 फैराडे। अब इस हिसाब से हम यहाँ चेंज करने जा रहे हैं, ये कितना है, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n फैराडे इज n फैराडे चार्ज
इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट करने के लिए, डिपॉजिटेड कितना, कितने जमा करेगा, एटॉमिक मास के बराबर, एटॉमिक मास इन ग्राम, इतनी इसके बराबर डिपॉजिट करेगा। तो एन यहाँ पे 1 फराडे चार्ज से कितना होगा, तो हम दिखा सकते हैं एटॉमिक, बोलो एटॉमिक मास अपॉन एन। एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन जो हो रहे हैं, उसी को हम क्या कर सकते हैं, दूसरी वर्ड में हम इसी को क्या कर सकते हैं, इसी को हम वैलेंसी भी बोल सकते हैं, यानी दोनों हम लिख सकते हैं। ओ और है ये, बार बार ध्यान दीजिएगा, ये इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं, ठीक, या और ही करेंगे, ठीक है, एन या ओ और वैलेंसी। अब आइए ध्यान दीजिए, अब इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 96,500 कूलम से इसकी जगह क्या होगा, ये किसके बराबर है, 96,500 कूलम से इतना हो रहा है, क्या हो रहा है ये, यानी एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, ये लिखा था ना, एन लिखिए या वैलेंसी लिखिए। एक कूलम चार्ज अगर भेजें तो कितना डिपोजिशन होगा, एक कूलम चार्ज मीन्स आफ्टर द सेंडिंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज मीन्स दैट इज इक्वल्स टू z, यानी z की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 96,500 को यहाँ ला देंगे, तो क्या हो जाएगा एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी इन 96,500, और इन्हीं को हम लोग क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी को हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट, जिस एलिमेंट की बात हो रही है जिस एटम की, तो यानी z की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500, यानी ये एक निकल के आया हमारा क्या, कल को कोई अगर पूछे और इस फार्मूला को हमको लगाना पड़े, वेट इज इक्वल्स टू जेड आई टी, तो हम आप इसमें वेट ऑफ सब्सटेंस, जेड की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500, आई कितना करंट है, टाइम कितना सेकेंड है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी ये हम फैराडेज फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल इस बेसिस पे किया जा सकता है। फैराडेज फर्स्ट लॉ पे अगर कुछ और क्वेश्चंस के रूप में देखें तो एनसीईआरटी में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग देख लें। यहाँ जैसे कभी कभी कहता है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, क्या क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, जैसे यहाँ क्वेश्चन अगर हम करें हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, पहला एक एल्युमिनियम आयन से एल्युमिनियम बनाना, तो क्या देख रहे हैं Al3 प्लस इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू द एल्युमिनियम आयन, यही तो बनेगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए, 1 मोल एल्युमिनियम के लिए। इसका मतलब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3F चाहिए, किसके लिए, 1 मोल एल्युमिनियम के लिए। 3F का मतलब क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 96,500 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम। अब इसमें 1 मोल एल्युमिनियम का मास जितना है, तो 1 मोल एल्युमिनियम का मास कितना हो जाएगा, 27 ग्राम। यानी आप दिखा सकते हैं दिस मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। ऐसे रिलेट करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसी तरह और कोई क्वेश्चन हुआ, जैसे कभी कभी क्वेश्चन है, यहाँ देखा जैसे जैसे हम लोग देख रहे थे कि कभी कभी कहता है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस्ड by CaSO2, how much charge is required, ठीक है, या कह सकते हैं हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू
produce 20 gram of calcium, 20 gram of calcium from CaCl। कैल्शियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज किया जाए तो कितने ग्राम पैदा होगा। इस तरह के सवाल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन इस तरह के, तो इस पर भी किया जा सकता है। यानी कैल्शियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड में क्या है CaCl2+, इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बनेगा कैल्शियम। ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए किसके लिए, 1 मोल के लिए। 1 मोल का मतलब यहाँ पे कितना होगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास नियरली 40 है, 39.5 ग्राम कर लिया। यानी इतना चार्ज चाहिए, कितना, या हम कह सकते हैं एग्जैक्ट ले लो 40 ले लो, तो 220 है तो 40 ग्राम चाहिए। 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए 2F। कितना चार्ज चाहिए 40 ग्राम के लिए 2F, तो 20 ग्राम के लिए क्या होगा, 20 ग्राम के लिए हमको कितना चाहिए F चार्ज चाहिए। F की वैल्यू कितनी है 96,500 कूलम चार्ज चाहिए, कितने के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 20 ग्राम कैल्शियम प्रोड्यूस करने के लिए एक F चार्ज चाहिए। 1F का मतलब 1 फैराडे का मतलब 96,500 कूलम। इस तरह के न्यूमेरिकल छोटे छोटे न्यूमेरिकल फैराडेज फर्स्ट लॉ पे आते हैं। अब हम लोग देखेंगे फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ क्या कहता है उसके स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर फैराडेज उस पर भी न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं एनसीईआरटी से। हाँ, हम लोग थोड़ा सा फैराडेज सेकेंड लॉ। इनका भी डिफिनीशन देखा जाए। ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे जोड़ दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको जोड़ दिया। ये सपोज करो यहाँ पे हमने जो लिया है ये CuSO4, यहाँ पे जो हमने लिया है ये क्या है AgNO3। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ, इस सेकेंड लॉ क्या करता है, ठीक है, when the same amount of current is passing into the different electrolytic solution, ये अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में when the same amount of current is passed, then when the same amount of electric current is passes into the different electrolyte which is connected in series, जो कि किसमें जुड़ा हुआ, which is connected in series, series का मतलब same amount of current pass हो, which is connected in series, then the weight of substance, तो यहाँ पे भी क्या कहेंगे, weight of substance deposited is directly proportional to its equivalent weight of substance, इसके equivalent weight of substance के, यानी W is directly proportional to the E, और यही हमारा फार्मूला है, या इसको बना सकते हैं W1/E1, ठीक है, W2 दूसरे सबस्टेंस जिसका जैसे वेट ऑफ सबस्टेंस 1 हो गया, ये 2 कर लिया, तो इसको जो है E2 कर सकते हैं। यही हमारा फैराडेज सेकेंड लॉ है। फिर से फैराडेज सेकेंड लॉ पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। When the same amount of current is passes into different electrolyte which are connected in series, then the weight of substance deposited is directly proportional to its equivalent weight। और फिर इस फार्मूले के अनुसार हम कह सकते हैं weight of substance is directly proportional to equivalent weight। और weight आप जान ही रहे, equivalent weight क्या होता है, किसी का equivalent weight क्या करते हैं, equivalent weight का मतलब होता है जो भी अगर कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस गेन हो रहा है, यहाँ एलिमेंट है एटम है तो लिख सकते हैं एटॉमिक मास अपॉन इट्स वैलेंसी, क्या हो जाएगा इट्स वैलेंसी। यही आपके काम आ जाएगा, इतने से ही काम हो जाएगा कि इस चैप्टर में जो भी मेटल्स का डिपोजिशन हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कर सकते हैं कि एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास अपॉन इट्स वैलेंसी। इस पे भी एक आध न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में है, उसको आप सॉल्व करेंगे। और ये टॉपिक हमारा था
कि हम लोग देख रहे थे कि फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है, फैराडेज सेकेंड लॉ क्या है। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे और तुरंत अभी देखेंगे इसके आगे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे। थैंक यू।